आज के वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आप लोग इस वीडियो से बहुत सारे चीज़ को सीखने को भी मिलेगा। आज हम आपको 60 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन MCQ, जिसको आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, उसको लेकर आए हैं। और यह आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग बहुत सारे टर्म, बहुत सारे चीज़ों के बारे में समझेंगे। चूँकि ऑब्जेक्टिव आपको तभी क्लियर होगा जब आपका थियोरिकल पोर्शन पढ़े होंगे, समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से 60 से ज़्यादा एक ही वीडियो में हम MCQ करने वाले हैं। लेकिन अगर आप समझिएगा, ये वीडियो को पूरा देखिएगा, तो लगभग 100 क्वेश्चन जो है आप समझ जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके, और जो आपके एग्ज़ाम में चाहे फिलअप आएगा, चाहे ट्रू फॉल्स आएगा, चाहे आपके MCQ आ जाएगा, कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे तो आपका जानकारी रहेगा, तो आप जो है जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो चाहे आप ANM के स्टूडेंट है या BSc नर्सिंग का है या फिर GNM फर्स्ट ईयर के है, ये जो बिहेवियर साइंस है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी आपके सब में पढ़ना है। तो आप लोग, यह ऑब्जेक्टिव है तो कहीं भी देख सकते हैं, कंपटीशन के है फिर भी आपके लिए ज़रूरी है, पूछता है एग्जाम में। तो आप किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट है आराम से देख सकते हैं, सबके लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं कहूँ तो ये GNM फर्स्ट ईयर वाले के लिए स्पेशली जो है आपको यह आपका वीडियो है। ठीक है, बाकी पढ़ने के लिए सभी नर्सिंग स्टूडेंट इसका लाभ ले सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। जो लोग नहीं देखेंगे वो अपना वेबसाइट पर मैं डाल दिया हूँ, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में nursingyan.com दे देंगे। वहाँ से फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस के ऑब्जेक्टिव्स में जाकर वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, यहाँ पे पहला प्रश्न आया है, इनमें से कौन सा कारक यानी कारण सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। मतलब इनमें से बुद्धि है, ध्यान भंग है, प्रेरणा है, अच्छा स्वास्थ्य है, इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो सीखने को बढ़ावा नहीं देता है। तो बुद्धि जो है सीखने को बढ़ावा देता है। ध्यान भंग, अगर ध्यान भंग हो जाता है तो क्या आप अच्छे से सीखेंगे? ध्यान भंग से आप सीखने को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यही वह कारण है, ध्यान भंग, डिस्ट्रैक्शन, जिसके द्वारा आप जो है कोई भी चीज़ को सीखते हैं तो प्रॉपर कंसंट्रेशन होना चाहिए, ध्यान भंग नहीं होनी चाहिए। बल्कि प्रेरणा और अच्छा स्वास्थ्य से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर B नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दूसरा है, कहता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दिया, या इसी को साइको एनालिसिस थ्योरी भी कहते हैं। यह किसने दिया? तो माय डियर सिगमंड फ्रेंड या मर्फी दिया, या फिर आगे देखिएगा विलियम्स जोन्स दिया, या एल्फ्रेड एल्डर ने दिया। तो माय डियर, जो हमारा मनो साइको एनालिसिस है, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, यह सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादन किया गया, दिया गया। ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी अगर कोई पूछे, साइको एनालिसिस थ्योरी कोई पूछे, तो सिगमंड फ्रायड इसका राइट आंसर होगा। ओके, यह सब साइकोलॉजी का प्रश्न है। ओके ना, आप लोग अच्छे से देखिएगा। आइसबर्ग सिद्धांत या इसी को माइंड स्ट्रक्चर मॉडल कहते हैं, यह किसके द्वारा दिया गया? तो मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि सिगमंड फ्रायड के माइंड स्ट्रक्चर मॉडल हमने पढ़ाया था ना, तो आप लोग वहाँ पे जाके देखिएगा। इसी को आइसबर्ग सिद्धांत भी कहते हैं, या इसी को मन संरचना मॉडल भी कहते हैं। तो इसको सिगमंड फ्रायड ने दिया, न कि मर्फी और न कि अरस्तु, न कि दरकाटे। इसको जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया। ओके, चौथा नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार है, इनमें से किसने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में माना? तो लगभग जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे सभी जो है मनोविज्ञान के व्यवहार का विज्ञान बताया, आत्मा का विज्ञान बताया, और आत्मा को नॉर्मली एक प्रकार से व्यवहार भी माना जाता है। तो लगभग जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे सब अलग अलग तरीके से जो है मनोविज्ञान को परिभाषित किया, बट लगभग सभी ने जो है मनोविज्ञान को आत्मा का ही विज्ञान माना। ठीक है, तो इसलिए चाहे अरस्तु हो या डेकार्टे हो या प्लेटे हो, सभी ने जो है मनोविज्ञान को जो है आत्मा का ही विज्ञान कहा, व्यवहार का विज्ञान कहा, या मन का विज्ञान कहा, सब वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पांचवा नंबर है, देखिएगा, इदम को किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा इदम जो होता है वह ना कि हमारा इदम जो है, इदम आप लोग पढ़े होइएगा, ID को इदम कहा जाता है, एक होता है ईगो होता है। ठीक है, यह मन स्ट्रक्चर मॉडल में पढ़ना है। ठीक है ना, आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ सिगमंड फ्रायड के मन संरचना मॉडल, जिसमें ईगो हो गया, सुपर ईगो हो गया, और ID हो गया। ID, ईगो और सुपर ईगो तीनों जो है मन का संरचना होता है। ठीक है,
तो इसमें जो हमारा ईदम होता है, यह ईदम खुशी के सिद्धांत पर, प्लेजर के सिद्धांत पर काम करता है। दुख के सिद्धांत होगा नहीं, क्रोध होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो खुशी के सिद्धांत पर याद रखिएगा, ईदम जो है खुशी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके ना। चलिए, मन का सबसे बड़ा गोदाम कौन सा होता है, यानी इसके कहने का मतलब है कि जो मन है, माइंड जो है, इसका सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट में बात किया जाए तो जो मन होता है, जो माइंड होता है, एक होता है कॉन्शियस क्षेत्र, एक होता है हमारा सब कॉन्शियस क्षेत्र, ठीक है, और एक हमारा होता है अनकॉन्शियस क्षेत्र, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा आप लोग कि हमारा जो अनकॉन्शियस जो होता है वह अचेतन होता है, जो कि यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है ना। अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस अर्धचेतन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है उल्टा लिख दिया है, देख लीजिएगा। लेकिन माइंड का सबसे बड़ा जो गोदाम पूछेगा, सबसे बड़ा भाग पूछेगा साइकोलॉजी में, तो वह हमारा अनकॉन्शियस क्षेत्र होता है। अनकॉन्शियस नहीं, ये इंग्लिश वाला गलत है। अर्धचेतन यानी सब कॉन्शियस वाला जो क्षेत्र होता है, अर्धचेतन मन जो होता है, यह माइंड का सबसे बड़ा भाग होता है। सी नंबर सही होगा, लेकिन ए वाला सही कर लीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश ए वाला होगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से क्या एक दूसरे से भिन्न है। माय डियर, जानकारी यानी लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, लगभग ये तीनों एक दूसरे के जो है पूरक है। लेकिन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो है, एक व्यक्तित्व के अंदर जो है सारा चीज़ें आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो है इन सब से अलग है, ठीक है। इमोशन एक स्मृति है, लर्निंग है, और इमोशन है जो एक व्यक्ति के अंदर में होता है। और जो व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है वह व्यक्तित्व को जो है दिखाता है। तो व्यक्तित्व इन सब में अलग है, ठीक है। देख लीजिए, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी इसको TAT टैट टेस्ट भी कहते हैं। यह जो है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा जो है प्रतिपादन दिया गया। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा, हरमन रेसा नहीं, क्रो एंड क्रो नहीं, मॉर्गन व मूरे, जी बिल्कुल। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है TAT जो है वह मॉर्गन और मूरे के द्वारा दिया गया, जबकि सिगमंड फ्रायड के द्वारा यह नहीं दिया गया। तो TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है मॉर्गन व मूरे के द्वारा ही दिया गया। ओके। 9वां है माय डियर, देखिएगा, व्यक्ति की स्मृति में कमी का अनुभव। स्मृति मतलब मेमोरी होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मेमोरी में लॉस का अनुभव करता है, कमी का अनुभव करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलोपेसिया मतलब बालों का गिरना, बालों का झड़ना, ठीक है। एनोरेक्सिया मतलब भूख में कमी, भूख न लगना, और एमनेसिया मतलब होता है मेमोरी का जो है लॉस होना। तो इस क्वेश्चन से आप लोग 3 समझ गए। क्या समझ गए कि एलोपेसिया मतलब बालों का गिरना, बालों का झड़ना, एमनेसिया मतलब मेमोरी लॉस होना, एनोरेक्सिया मतलब भूख का लॉस होना, ठीक है। ये हो गया। तो उसके बाद है आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि हैरेकी लो, हैरेकी, मौसले का हैरेकी नियम, आवश्यकताओं का पदानुक्रम, क्या मैंने नहीं पढ़ाया है। तो यह मौसले के द्वारा जो है आवश्यकताओं को पदानुक्रम मैस्ले के द्वारा दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। 11 है, अगर वास्तविक आयु व मानसिक आयु बराबर है तो IQ लेवल क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति का आयु और मानसिक आयु दोनों बराबर चल रहा है तो उस कंडीशन में उसका जो IQ लेवल होगा वह 100 होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, 12 नंबर का है, इनमें से कौन सा कारण है जो व्यक्ति के अवबोधन को प्रभावित करता है। अवबोधन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होना, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ के देखते मात्र ही हम बता देते हैं कि हाँ ये फलाना चीज़ है, तो वह मेरा परसेप्शन, अवबोधन होता है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, माइंड में हमें जो है ख्याल नहीं आ पा रहा है, मतलब हमें परसेप्शन में जो है कहीं ना कहीं अवबोधन में गड़बड़ी आ रहा है, ठीक है। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाता है तो उसका परसेप्शन जो है लॉस होने लगता है, ठीक है। तो यही होता है। बाकी अगर परसेप्शन प्रभावित की बात करेगा तो सीखना, आवश्यकता, व्यक्ति की मनोदशा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा मनोदशा प्रभावित होता है, ठीक है। हम किसी नए चीज़ों को सीखकर भी जो है पुराने चीज़ को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो वहाँ पे जो है एक नए चीज़ों का अनुभव, नए चीज़ों का ज्ञान होता है। तो सीखना भी प्रभावित करता है परसेप्शन को। आवश्यकता, अब हमें क्या आवश्यकता है उसी चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं। जो चीज़ें नहीं जो है हमें ज़रूरी है उस चीज़ के बारे में हम नॉलेज भी नहीं रखते हैं, ज्ञान भी नहीं इकट्ठा करते हैं, तो आवश्यकता भी जो है हमें परसेप्शन को प्रभावित करता है। मनोदशा, व्यक्ति का मेंटल स्टेट कैसा है, मनोदशा कैसा है, यह भी जो है परसेप्शन को प्रभावित करता है, ठीक है। तो मेंटल गड़बड़ी होगा तो मनोदशा बिगड़ ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें से उपरोक्त सभी होगा जो परसेप्शन को प्रभावित करता है, ओके ना।
बहुत सारे चीज़ क्लियर हो रहा होगा आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हैं तो, अगर नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। किसी विशेष वस्तु पर अपनी इच्छा से ध्यान लगाने को क्या कहते हैं? देखिए, किसी विशेष वस्तु पर अपनी इच्छा से ध्यान लगाने को क्या कहते हैं? तो अपनी इच्छा से किसी विशेष वस्तु पर ध्यान लगाते हैं तो वह हमारा वॉलेंटियर होता है, अपने मन से इच्छुक, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ पर खुद से काबू कर पाते हैं तो वह हमारा वॉलेंटियर होता है, मीन्स ऐच्छिक होता है, हमारे इच्छा से चलता है कोई चीज़। अगर किसी चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है मतलब वो अनैच्छिक है, इनवॉलेंट्री है। अगर हमारा स्वभाव ही ऐसा है तो वह हैबिचुअल होगा। तो अगर किसी विशेष वस्तु पर अपनी इच्छा से हम ध्यान लगाते हैं तो अपनी इच्छा से लगाएंगे तो वह ध्यान वॉलेंट्री ध्यान होता है, ठीक है। अगर हमारा ध्यान किसी दूसरे जगह पर किसी दूसरे चीज़ के कारण भटक जाए तो वह इनवॉलेंट्री होगा, मतलब उस ध्यान पर आपका काबू नहीं है, ठीक है, किसी और चीज़ का काबू हो गया तो यह इनवॉलेंट्री होता है। और हैबिचुअल ध्यान, ये ध्यान का ही प्रकार है, तीनों ध्यान का ही प्रकार है, ठीक है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और हैबिचुअल, ठीक है। अब कुछ ऐसे आदत होते हैं, स्वभाव होते हैं जो ऑटोमेटिक किसी चीज़ के तरफ आकर्षण हो जाता है, ध्यान चला जाता है, तो यह हैबिचुअल होगा, ठीक है। दीर्घकालीन स्मृति कब तक रहती है? तो दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म की मेमोरी जो है कब तक रहती है? दिन, महीने, वर्ष, सभी। तो जो लॉन्ग टर्म की मेमोरी होती है वह लंबे दिनों तक, लंबे समय तक, महीनों तक और कई वर्षों तक, जो यहाँ तक कि मरने तक भी जो है यह मेमोरी आपके दिमाग में रहता है, बहुत सारे बातें याद रहता है। तो यह जो है आपके क्या होते हैं, सभी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी सभी चीज़ों में, सभी फॉर्मेट में उपलब्ध है, ओके। नेक्स्ट है आपका मैलो के अनुसार, ठीक है, मौसले होगा यहाँ पे, मौसले, मैलो नहीं होगा, मौसले होगा। मौसले के अनुसार व्यक्ति की सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता क्या है? अब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ थियोरिकल पेपर कि व्यक्ति के सबसे जो अत्यधिक जो नीड होता है वह आत्मसिद्धि की आवश्यकता होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने का, अपने आप को सिद्ध करने का जो है, कोई भी व्यक्ति सब चाहता है कि हम खुद को जो है सिद्ध करके रखें, ठीक है। तो मौसले के अनुसार व्यक्ति में सबसे उच्च स्तरीय जो आवश्यकता है वह आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 16 है, 3 माह की आयु तक इनमें किस संवेग की उत्पत्ति नहीं होती है? उत्तेजना, कष्ट, घृणा, आनंद। अगर कोई बच्चा जन्म लिया है तो प्रथम 3 माह में बच्चे में जीलियस जो है नहीं होता, ठीक है, जीलियस जो होता है, घृणा, वह नहीं होता है। बाकी उत्तेजना होता है, ठीक है, कष्ट भी होता है और आनंद भी बच्चा लेता है 3 महीने में ही, लेकिन 3 महीने में जीलियस जो है बच्चे के अंदर नहीं होता है, ओके। 17 है, कौन सा तनाव व्यक्ति के लिए लाभदायक रहता है? निगेटिव तनाव, पॉजिटिव तनाव, ठीक है, निगेटिव, पॉजिटिव या दोनों या कोई नहीं। तो कोई भी तनाव होता है वह पॉजिटिव ही होगा तो व्यक्ति के लिए सही होगा, अगर निगेटिव होगा तो वह व्यक्ति के अंदर मानसिक प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा, ठीक है। 18 नंबर का है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता है? तो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को मैंने आपको पढ़ा दिया है कि उसमें आत्ममूल्यांकन करने की क्षमता होती है, उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने की क्षमता होती है, वह यौन संबंधी परिपक्वता होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है और उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी होगा, इसके अलावा और सारे चीज़ें होता है जो कि मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। 19 नंबर है, इनमें से किससे तनाव कम होती है? इनमें से कौन सी चीज़ है जिससे तनाव, स्ट्रेस कम किया जा सकता है? ध्यान लगाना, मेडिटेशन, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, योग निद्रा या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी ऐसे चीज़ है जिससे आप जो है तनाव कम कर सकते हैं, जैसे ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, योग करना, निद्रा लेना, यह जो है तनाव करने का उपाय सब है, तो इसलिए सभी होगा। 20 है, इनमें से क्या मानसिक क्रियाओं का शरीर पर दुष्प्रभाव है? शारीरिक थकान, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप। अगर ये सब चीज़ें अगर व्यक्ति के अंदर होता है तो उपरोक्त सभी होगा इसमें, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जो है क्या होगा, मानसिक क्रियाओं का शरीर पर दूसरा जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। तो शारीरिक थकान भी होगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा और उच्च रक्तचाप भी, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। अगर आपका मानसिक मेंटल फंक्शन अगर सही से इफेक्टिव हो जाता है तो सब चीज़ें होने लगता है, ठीक है। 21 है, समाजशास्त्र के जनक कौन थे? तो आपको पता है, अगस्ट काम्टे, मैक्स वेबर, सिगमंड फ्रायड और नेक्स्ट है हमारा गिडिसन। तो आपको पता होना चाहिए समाजशास्त्र के जनक अगस्ट काम्टे को माना जाता है, ओके। इनमें से क्या व्यक्ति का मौलिक अधिकार है? तो माय डियर, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है, समानता का अधिकार, यह सब व्यक्ति को जो है मौलिक अधिकार मिला हुआ है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन है डी सही होगा। स्वतंत्रता के अधिकार भी मिला हुआ है, यह व्यक्ति का अपना फंडामेंटल राइट है।
धार्मिक, सबका अपने धर्म को मानने का अधिकार है। सबके जो है सबको समानता का अधिकार है, मतलब सबको समान नज़रिए से देखने का अधिकार है, और यही जो है सभी इसका राइट आंसर होता है। 23 है माय डियर, निम्न में से क्या द्वितीयक समूह नहीं है? फर्स्ट होता है, एक होता है प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी समूह, दो ग्रुप होते हैं। तो इनमें से कहता है कौन द्वितीयक समूह नहीं है? तो समुदाय, समुदाय में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? द्वितीयक समूह हो जाएगा। राष्ट्र, नेशन भी बात करता है संपूर्ण राष्ट्र का, तो यह भी जो है द्वितीयक समूह हो जाएगा, क्योंकि द्वितीयक समूह का अर्थ ही होता है कि एक लंबा समूह जिसमें 1 2 4 5 नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का समूह हो, जहाँ पे गिनना मुश्किल हो, तो वहाँ पे द्वितीयक समूह होता है। ठीक है, लेकिन बात करेगा फैमिली का, तो किसी के फैमिली में क्या फैमिली मेंबर को हम नहीं गिनती कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं? चाहे 40 भी मेंबर हो आपके परिवार में, आराम से आप काउंट कर लेंगे कि मेरे परिवार में 40 मेंबर है, तो वह एक प्रकार के फैमिली जो है हमारा प्राइमरी समूह हो जाता है, इसीलिए इसे जो है द्वितीयक समूह नहीं कहा जाता है। तो यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ट्रेड यूनियन, अब आपको ट्रू फॉल्स कैसे पूछ देगा? तो कहेगा कि राष्ट्र जो है हमारा प्राथमिक समूह है, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? तो हम जानते हैं राष्ट्र एक बड़े समूह की बात हो जाएगा, बड़े जनसंख्या की, तो यह द्वितीयक समूह हो जाएगा, इसलिए यह प्राइमरी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आपको समझना पड़ता है। ठीक है ना। 24 नंबर का प्रश्न है, एक महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, एक महिला एक समय में एक से अधिक, एक नहीं एक से अधिक अगर पुरुषों से वह विवाह करती है तो वह क्या कहलाता है? बहुपति विवाह, मतलब एक महिला का अनेकों पति हो जाएगा, तो इसीलिए उसे बहुपति विवाह यानी बहुत पति, यह पॉलीएंड्री हो जाता है, और यह जो है आपके होते हैं। ठीक है, बहुपति विवाह। 25 नंबर है, एक पुरुष एक स्त्री का विवाह कहलाता है मोनोगामी यानी एकल विवाह। अगर एक स्त्री एक पुरुष से या एक पुरुष एक स्त्री से शादी करता है तो वह एकल विवाह आता है, और हिंदू समाज में यह सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है, या सभ्य समाज में यही सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है, जहाँ पे एक स्त्री को एक पुरुष से या एक पुरुष को एक स्त्री से ही शादी होता है और जीवन भर उसी के साथ रहता है। ओके, ये हो गया। 26 है, इनमें से क्या भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? तो माय डियर, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, संपत्ति का अधिकार, यह नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप संविधान के कुछ चीज़ें जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को इसको हटा दिया गया, तो इसीलिए संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया। ठीक है, बाकी इसमें मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार, सूचना का अधिकार, यह सब मौलिक अधिकार है, बल्कि संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, 27 है माय डियर, इनमें से क्या ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय है? तो व्यापार, नौकरी, कृषि। तो आप लोग को पता है गांव के लोग ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, तो यह सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 28 नंबर। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं बता दूं पीडीएफ के अच्छा होगा, क्योंकि सभी वीडियो का पढ़ाई का तो पीडीएफ आपको दे ही रहे हैं, तो आप कितना पढ़ रहे होंगे आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव का मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि 30 से 32 पेज में यह पीडीएफ है, समझ सकते हैं, तो उतना आप न पढ़ पाइएगा, मोबाइल में रखे रखे रह जाएगा, तो इसलिए मैं इसको वेबसाइट पर डाल दूँगा। आप लिंक सब जानते हैं nursingyan.com, वहाँ से जाके आप रिसेंट पोस्ट में पढ़िए या फिर फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस के ऑब्जेक्टिव्स वाले में जाकर पढ़िए, किसी भी तरीका से पढ़िए, लेकिन नर्सिंग ज्ञान पर यह मिल जाएगा प्रश्न। ठीक है, चलिए। समाज का सबसे छोटा समूह कौन है? परिवार है, आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक संबंधों का जाल, यह किसने कहा? यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि समाज एक डैश का जाल है, तो समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है, यह फिलअप में। ठीक है, या पूछ देगा कि समाज सामाजिक संबंधों का डैश है यानी जाल है। ठीक है, यह किसने कहा? तो यह कहा माय डियर मैकाबेयर एवं पंज नहीं होगा, पेज होगा। ठीक है, मैकाबेयर एवं पेज के अनुसार समाज है एक सामाजिक संबंधों का जाल है। 30 है, इनमें से नगरीय समुदाय की विशेषता क्या है? मतलब नगर मतलब शहरी समुदाय की एक विशेषता क्या है? एकल परिवार, तो शहर में एकल परिवार होता है, बिल्कुल सही है। व्यापार व नौकरी की बहुलता, यह भी सही है। अधिक जनसंख्या घनत्व, यह भी सही है, यानी सभी सही होगा, नगर शहर में ये सभी चीज़ें होता है। ओके,
नेक्स्ट है 31 नंबर का, भारत में सामाजिक स्तरीकरण की परंपरागत का आधार क्या है। माय डियर, भारत में जो समाज में सभी का अलग अलग जो है बंटवारा जो हुआ है, स्तरीकरण, उसको एक स्तर लेवल दिया गया है, वह उसके जाति के हिसाब से। तभी देखते होइएगा कि पंडित का काम पूजा कराना, वो पूजा कराता है। जो बढ़ई होता है देखते होइएगा बढ़ई के काम, ठाकुर जो है देखते होइएगा वह अपना काम करता है। ठीक है, तो ये जो है जाति के हिसाब से सबको जो है अपना अपना एक लेवल, दर्जा जो है, स्तर जो है बांटा गया है भारतीय समाज में। ठीक है, और एक प्रकार से कहा जाए तो लोग कहता है कि सबको जाति में बांट दिया गया। ठीक है, और जो बड़े जाते हैं वो अच्छे काम है उनका, जबकि जो नीचे जो बढ़ई वगैरह है उनका छोटे काम है। तो माय डियर, मैं बता दूं कि मान गए जो पंडित है वो तो बिना कुछ प्रैक्टिस, बिना कुछ पढ़े, जैसे आप नर्स है, नर्स बनिएगा तो बिना पढ़े तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, बिना सीखे तो आप किसी को इंजेक्शन नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से मान गए एक पूजा कराने वाला अगर कोई पंडित है तो बिना सीखे हुए या बिना पढ़े हुए वह जो है पूजा नहीं करा सकता है। कितना गलत कराएगा, नहीं कराता है। हमको आपको लगता है कि वो गलत कराता है, लेकिन वह अपने जितना नॉलेज होता है पूर्ण नॉलेज का जो है उपयोग करता है, यहाँ तक कि वह और बेहतर तरीके से कराने का प्रयास करता है। लेकिन लोगों का ऐसा लगता है कि कुछ भी करा देता होगा, क्योंकि सबको तो पता रहता नहीं है संस्कृत, बल्कि ऐसा नहीं होता। क्या आप नर्स बनते हैं, नर्स बनिएगा तो क्या आप ये चाहिएगा कि किसी पेशेंट को हम गलत इंजेक्शन दे दे, गलत दवाई दे दे? आप चाह के भी ऐसा नहीं करते हैं और न कर पाइएगा और न कीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सभी अपने काम में बिल्कुल ईमानदारी से करता है, लेकिन होता यह है कि किसी का प्रैक्टिस ज़्यादा रहता है, किसी का प्रैक्टिस कम रहता है। अब जाहिर सी बात है, जिसका प्रैक्टिस कम होगा तो थोड़ा उससे दिक्कत हो ही जाएगा, लोगों को लग जाता है कि यह जो है इसको उतना नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होता है। तो हमारे जो भारतीय समाज में मैं ये बात कह रहा था कि लोगों को ये लगता है कि यह जाति में बांटकर लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है। आज का नेता लोग देखते होइएगा जाति पर बड़ा वोट मांगता है, जाति पर बड़ा जो है बहस करता है, यहाँ तक कि अब धर्म पर बातें आ जाता है। तो इस मुद्दे पर आजकल यही राजनीति हमारे देश में चल रहा है, क्योंकि अगर जाति धर्म के नाम पर अगर नहीं राजनीति किया जाएगा तो फिर वोट कौन देगा और जीतेगा क्या, कौन जीतेगा? तो इसलिए अगर असलियत रोजगार हो, असलियत सुविधा हो, इस सब पर अगर बात करेगा तो सब लोग जो है चाहेगा नहीं, क्योंकि सब चाहता है कि हमारे जाति ऊपर जाए। तो हकीकत यही हमारे देश में या हमारे राज्य में, तो ये बहुत सब जाति नाम जो है उसके एक अंडर सीमा तक ही रहने दो तो बेहतर है। वह सभी जगह काम उसका जाति का सही नहीं होता है। ठीक है, बाकी मैं यही कहूँगा आपको माय डियर कि हमारे समाज में देखते होइएगा कि बहुत जो नहीं पढ़े होते हैं फिर भी वह जो है अपने जाति के पैसे में 2 रुपया आराम से कमा लेते हैं। अगर वह व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है, बाहर जाएगा तो कहीं उसको बोरा ही उठाना पड़ेगा, कहीं उसको मेहनत का ही काम करना पड़ेगा, तब जाके उतना रुपया देगा। लेकिन अगर कोई एक बढ़ई है, वह बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन उसका गुण अपने जाति वाला गुण है, वह काम कर सकता है बढ़ई का, तो वह आराम से घर में बैठ के 400-500 रुपया प्रतिदिन कर सकता है, इनकम कमा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से ठाकुर जो होते हैं, ठीक है ना, नाई जिसको बोलते हैं, वह भी आराम से अगर उसको आर्ट आ गया है काम करने का, अपना पैसा का पता है कि कैसे कैसे करना है, तो आराम से जो है 400-200 रुपये कहीं भी दुकान लगा के कमा सकता है। तो यह एक प्रकार से सही भी है, लेकिन एक प्रकार से गलत भी है, क्योंकि लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। कुछ लोग जाति के नाम पर किसी को प्रताड़ित कर देते हैं, किसी को जाति के नाम पर गाली बोल देते हैं, किसी को जाति के नाम पर भेदभाव कर लेते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक जाति को एक अलग जगह तक ही रहने दीजिए तो सही है, सभी जगह लाते हैं तो ये गलत चीज़ें हैं। तो हमारे भारत में ये जो है सामाजिक अस्तिकरण का एक जो परंपरा बना, एक विभाजन का, वह जाति जो है सबसे ऊपर रहा। ठीक है, इसी के आधार पर समाज का स्तरीकरण किया गया। 32 है प्राथमिक समूह का उदाहरण है परिवार, पड़ोस, यह दोनों जो है हमारा प्राथमिक समूह है। बाकी राजनीतिक दल एक बहुत बड़े समूह हो जाता है, तो इसलिए यह द्वितीयक समूह होगा। ठीक है, चलिए तीसरा है जब एक स्त्री, जब देख लीजिए, जब एक ही स्त्री के 2 या अधिक पति हो और वे अपने भाई हो तो इससे कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, एक ही स्त्री के 2 पति हो और दोनों पति आपस में भाई हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भ्राता संबंधी बहुपति विवाह। ठीक है, भ्राता संबंधी बहुपति विवाह, मतलब एक स्त्री के 1 से ज़्यादा पति है, मतलब बहुपति हो गया। ठीक है, और आपस में दोनों में भाई का संबंध है तो भ्राता हो जाएगा, भ्राता संबंधी बहुपति विवाह। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है। इनमें 34 नंबर है, इनमें से क्या परिवार का सबसे छोटा रूप है। आप लोग को पता है कि एकल परिवार या प्राथमिक समूह जो है सबसे छोटा होता है परिवार में, ठीक है। ग्रामीण समुदाय में महिलाओं के निम्नतर स्थिति का क्या कारण है। तो माय डियर, अभी भी गांव के इलाके में महिलाओं को निम्न स्तर होने का, निम्न स्थिति होने का कारण क्या है। तो निम्न शिक्षा स्तर, ये भी बातें सही है कि आज भी गांव के महिलाओं में शिक्षा की कमी है, जिससे उसका स्थिति अब भी कमज़ोर है। उसका आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भरता, गांव की महिला जो होती है वह पुरुषों पर ज़्यादा निर्भर रहती है, यही कारण है कि उसका जो है स्थिति जो है दयनीय है गाँव में। बाल विवाह, गाँव में बाल विवाह ज़्यादा प्रचलित है, 18, 19 साल, 20 साल में शादी कर देना, 16 साल में भी कर देना। तो ये सब कारण है जिसके कारण महिलाओं में अभी भी निम्न दशा बना हुआ है गांव में। व्यक्ति पर वातावरण का प्रभाव किस अवस्था में पड़ता है। माय डियर, कोई व्यक्ति है उस पर वातावरण का प्रभाव कब पड़ता है। तो बाल अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में या उपरोक्त सभी में। तो माय डियर, एक व्यक्ति है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वो वयस्क हो, वातावरण का प्रभाव तो उसको सभी आयु में पड़ेगा, तो इसलिए सभी हो जाएगा। 27 है, इनमें से क्या ग्रामीण जीवन की विशेषता है। तो ग्रामीण जीवन की जो है विशेषता ये होता है कि यहाँ पे सरल एवं सादा जीवन होता है। ये बातें बिल्कुल 100% सत्य है। अधिक जनसंख्या, जो कि शहर से यहाँ पे कम जनसंख्या होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विशालतापूर्ण जीवन, बिल्कुल गलत, यहाँ पे सरल जीवन होता है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, गलत है, यहाँ पे द्वितीयक संबंध कभी नहीं होता है, ठीक है। 38 है, विवाह के बाद, देख लीजिएगा, विवाह, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ। विवाह के बाद जब पति पत्नी के साथ उसके माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे क्या कहता है। मतलब विवाह हो गया स्त्री पुरुष का, लेकिन जो पुरुष है विवाह करने के बाद वह अपने स्त्री के साथ वो स्त्री के घर पर रहने लगे तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बच्चे के नज़रिए से सोचिए। एक मान गए बच्चा है, ठीक है, इसका पिता और माता, चाहे सीधा समझिए, एक महिला है और एक यहाँ पे पुरुष है, ठीक है, दोनों आपस में शादी कर लिया। अब शादी करके दोनों जो है एक बच्चा पैदा करेगा, ठीक है, बच्चा पैदा करेगा, इसका ये बच्चा हो गया। अब बच्चे के नज़रिए से सोचिए, बच्चे के नज़रिए से सोचिए, तो अगर यह पुरुष से शादी कर लिया महिला से और महिला के घर पर ही जो है यह रहना पसंद करता है और यहीं पर जो है रहता है, तो इससे जो है हम क्या कहेंगे इस निवास स्थान को। तो आप इस बच्चे के नज़रिए से सोचिए, तो बच्चे के नज़रिए से सोचिएगा तो बच्चे के माँ हो जाएगा, तो इसीलिए इसे मातृ स्थानीय परिवार कहा जाता है। यानी बच्चे की माँ और माँ के घर यानी मातृ स्थान, तो यही मातृ स्थान परिवार हो जाएगा, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 है, इनमें से क्या संयुक्त परिवार के विघटन के कारण है। संयुक्त मतलब ज्वाइंट फैमिली का क्या जो है विघटन जो है होने का सबसे बड़ा कारण है, मतलब टूटने का। तो ज्वाइंट फैमिली का टूटने का कारण होता है औद्योगिकरण और शहरीकरण, बिल्कुल सही। पश्चात संस्कृतियों का प्रभाव, ठीक है, संस्कृति के प्रभाव के कारण भी, चूँकि बहुत लोग आज के समय में मॉडर्न जीने की आशा रखते हैं, दिलासा रखते हैं, तो वह गाँव छोड़ते हैं, चूँकि गाँव में मॉडर्न मिलता नहीं है, तो गाँव में छोड़कर शहर की तरफ जाता है। गोपनीयता व स्वतंत्रता की आवश्यकता, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम जो है बिल्कुल खुले दिमाग से और फ्रीडम में रहे, तो गांव में तो भाई उतना फ्रीडम मिलेगा नहीं। अब शहर में हाफ पैंट में जो है गर्ल्स घूमती है, छोटे छोटे शर्ट कपड़े में, तो क्या यह गांव में संभव है? नहीं संभव है। तो ये सारे चीज़ें जो स्वतंत्रता ये सब चाहता है तो वह शहर में जाएगा और शहर में ये सब कारण बनता है ज्वाइंट फैमिली का विघटन का, ठीक है। माय डियर 40 नंबर है, देखिएगा, भारत में किसी भी धर्म का पालन व प्रसार करने इनमें से किस अधिकार के अंतर्गत आता है। अब हमारे भारत में पता होना चाहिए कि संविधान में ऐसा है कि कोई भी जाति धर्म के लोग हैं, सबको अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का आज़ादी है, ठीक है। जितना हिंदू धर्म अपने धर्म को बढ़ा सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, उतना एक ईसाई धर्म हो गया या सिख धर्म हो गया, उसको सबको अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का आज़ादी है, स्वतंत्रता है, यह अधिकार मिला हुआ है संविधान के अनुसार। तो यह जो है हमारा एक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र और रहने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। 41 नंबर है, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। माय डियर, दहेज निषेध अधिनियम जो है यह हमारा 1961 में पारित किया गया, याद रखिएगा, दहेज निषेध अधिनियम पूछता है यह प्रश्न, ठीक है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक संवेदना है, मतलब पॉजिटिव जो है मोटिवेशन, इसमें से पॉजिटिव इमोशन कौन सा है। ममता, क्रोध, मनोरंजन, क्यूरियोसिटी। तो माय डियर, इनमें से यहाँ पे सकारात्मक संवेदना नहीं है, नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से ममता हो गया, एडजस्ट मनोरंजन हो गया, जिज्ञासा हो गया, यह तीनों हमारा सकारात्मक संवेदना यानी संवेग है, लेकिन यह क्रोध हमारा नकारात्मक संवेदना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा। ओके ना। चलिए 43 नंबर का है माय डियर, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का एक मूल तत्व नहीं है? मतलब कम्युनिटी का, समुदाय का एक मूल तत्व इनमें से कौन नहीं है? पर्यावरण के साथ संबंध, कानून बाध्यता, क्षेत्र के साथ संबंध, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक संवेदना। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी समुदाय में जो है कानून की बद्धता, लीगल बाइंडिंग जो है, यह जो है आपके मूल तत्व नहीं होते हैं। आपको कोई भी ये कहता है कि आपको जो है, आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ जो है संबंध बनाने के लिए करता है, संबंध बनाने का मतलब गलत मत समझिएगा, संबंध मतलब रिश्ता भी होता है। ठीक है ना। तो कानूनी बाध्यता, लीगल बाइंडिंग, यह जो है आपके समुदाय के मूल तत्व में से नहीं आते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 44 है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह एक्ट जो है कब आया? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1955 में आया। ठीक है, ज़्यादातर यही पूछने को देखने को मिलता है। 18 मई 1955 को यूपी में इस बार पूछा भी गया था ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न। तो हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 को पारित हुआ। ओके, नेक्स्ट माय डियर है यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का विकसित किसने किया? माय डियर, साइकोलॉजिकल थ्योरी किसने दिया? तो साइकोलॉजिकल जो थ्योरी है वह एरिक एरिक्सन ने दिया। याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल जो थ्योरी है यह एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया, ये याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है। पशु के व्यवहार से संबंधी मनोविज्ञान को कहा जाता है। तो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैं अलग अलग जो है विभिन्न प्रकार के लगभग 19 से 20 जो है साइकोलॉजी के क्षेत्र पढ़ाया हूँ। उसमें एनिमल साइकोलॉजी भी पढ़ाए थे। तो पशु से व्यवहार से संबंधित है तो वह एनिमल साइकोलॉजी के अंदर ही आएगा। ओके, चलिए 47 है ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति याददाश्त में कमी अनुभव करता है। ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति याद करने की क्षमता जो है कमी का अनुभव करता है, कि व्यक्ति का जो है याद करने की क्षमता कम हो रहा है, तो उसे हम लोग एमनेसिया कहते हैं, यानी मेमोरी में ही कोई चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, और जब मेमोरी ही लॉस होने लगेगा तो याददाश्त में कमी आएगा ही आएगा, तो उसी को एमनेसिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। स्मृति लोप। नृविज्ञान की मतलब होता है नर विज्ञान यानी मानव विज्ञान, इसी को हम लोग एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, और यह मैन यानी आदमी का एक विज्ञान है। ठीक है, यहाँ पे आदमी के भावना, व्यवहार, विकास, इस सब का अध्ययन किया जाता है। बुद्धि की गणना करने का पद्धति का आविष्कार किसने किया? या यूँ कहा जाए तो बुद्धि परीक्षण के गणना करने वाले जो स्केल था उसका आविष्कार किसने किया? तो आप लोगों को मैं बता दूं, न मास्ले किया, न गिलिन किया, न ओबर्न किया कौन? स्टैनफोर्ड बिनेट ने किया। ठीक है, स्टैनफोर्ड बिनेट ने किया बुद्धि के गणना करने वाले इक्विपमेंट कहिए या पद्धति का आविष्कार। ठीक है। 50 नंबर है किसी कार्य के निष्पादन में प्रवीणता का मतलब होता है कि कोई कार्य हम कर रहे हैं और उसके अच्छे से कुशल पूर्वक अगर उसका प्रवीणता हो जाता है तो उससे हम के अंदर नए स्किल जागृत होता है। जब कोई कार्य को हम अच्छे से जो है निष्पादित कर देते हैं तो उसमें नए कौशल भी सीखते हैं। ठीक है। 51 नंबर है, देखिएगा, सामाजिक व्यवस्था जिसमें लोगों का विभाजन उनके स्तर के अनुसार होता है। आप लोग को अभी ऊपर बताए हैं कि सामाजिक व्यवस्था जिसमें लोगों का विभाजन उनके स्तर के अनुसार होता है, यानी जाति के स्तर के अनुसार होता है, इसीलिए इसे जाति आधारित स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और यह जाति होता है। ओके, ऊपर भी आप लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है 52, प्राथमिक और माध्यमिक के रूप में समूह का वर्गीकरण किसने किया? प्राथमिक और माध्यमिक के रूप में समूहों का वर्गीकरण किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए C.H. कुल्ले ने कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक दो ऐसे समूहों के रूप में वर्गीकरण H.C. कुल्ले ने किया। ओके, याद रखिएगा। 53 है, उत्तेजनाओं के अभाव में एक वस्तु का बोध कहा जाता है। माय डियर, अभाव कहिए या अनुपस्थित कहिए, जब हम कोई चीज़ जो है देखते हैं लेकिन रियलिटी में वहाँ पे वो चीज़ें होता ही नहीं है तो उसे हम लोग भ्रम ही कहते हैं। ठीक है, तो भ्रम में, एलुजन में अभाव होता है, उत्तेजना का, स्टिमुलेट का अभाव होता है, यानी वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, और व्यक्ति का जो है कोई गलत परसेप्शन होता है तो वही जो है भ्रम होता है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर गलत चीज़ों के प्रति ही भ्रम होता है। ठीक है। 54 है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह जो है नहीं है? श्रमिक संघ, यह भी नहीं है, क्योंकि श्रमिक संघ का मतलब ही हो गया कि बहुत सारे व्यक्तियों का समूह। ठीक है। बच्चों का समूह, पड़ोसी जो है हमारा, यह क्या हो जाएगा? यह हमारा प्राथमिक समूह जो है। ठीक है। उसके बाद आप लोग को मैं बता देता हूँ,
यहाँ पे डी ऑप्शन जो है परिवार दिया गया है और परिवार इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है? तो माय डियर फैमिली एक प्राथमिक समूह है, ये आपका गलत आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी फैमिली होगा, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रमिक संघ। ठीक है, श्रमिक संघ, चूंकि श्रमिक संघ का मतलब होता है कि बहुत सारे लेबर यानी श्रमिकों का एक यूनिट, एक संघ जिसमें बहुत सारे लेबर जो है समूह जो है होते हैं। तो ये जो है हमारा प्राथमिक समूह नहीं होगा। बाकी कुछ बच्चों का समूह जो है आपके प्राथमिक समूह हो सकता है। परिवार यानी जो आपके आसपास के पड़ोसी है उसको जो है हम प्राथमिक समूह कह सकते हैं। परिवार भी हमारा प्राथमिक समूह होता है। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऊपर वाला ए आंसर होगा। ट्रेड जो है यहाँ पे देख लीजिए कौन सा यूनियन है, ट्रेड यूनियन, श्रमिक संघ। ठीक है, 55 है, बहुत शानदार प्रश्न है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और नीड पिरामिड देश द्वारा लिया गया था। तो आपको याद रखना है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और नीड पिरामिड यह दोनों किसके द्वारा लिया गया? श्रमिक संघ के द्वारा, अब्राहम मास्ले के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद है फ्रीड के द्वारा और क्लोड बनार्ड के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है यह अब्राहम मास्ले के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पूछे या नीड पिरामिड पूछे, अब्राहम मास्ले इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, 56 है, इनमें से कौन सा रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म इनमें से कौन नहीं है? तो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ मेंटल मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, और उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दो पढ़ाए थे और उसके अंदर बहुत सारे जो है अलग अलग टाइप्स पढ़ाए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेशन में पढ़ाए थे, सप्रेशन पढ़ाए थे, डेनियल पढ़ाए थे। यह तीनों में आपको पॉजिटिव हो या निगेटिव, लेकिन है तो रक्षात्मक प्रतिक्रिया, लेकिन यहाँ पे कहता है कि इनमें से कौन नहीं है। तो ये तीनों तो है ही, बाकी एगो जो बच गया नीचे यानी मोटिवेशन। आप लोग को मैं पढ़ाया था तो कहीं भी मोटिवेशन आया था, डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं आया था, तो इसलिए यह सही हो जाएगा। यह होता ही नहीं है रक्षात्मक जो है मनोरचनाएं। 57 है, मनोविज्ञान में सिगमंड फ्रायर द्वारा दी गई विधि क्या है? तो माय डियर आपको पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान में जो सिगमंड फ्रायर ने दिया वह एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी दिया जिसे हम लोग साइको एनालिसिस जो है थ्योरी कहते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं, जो कि सिगमंड फ्रायर के द्वारा दिया गया। ओके, 58 है, वह प्रक्रिया जिसमें स्वयं को भीतर से स्वयं द्वारा जांचा जाता है। सीधा कहिए कि वैसा प्रक्रिया जिसमें स्वयं का निरीक्षण करना हो या स्वयं का जांचना रखना शामिल हो तो उसे हम लोग इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन स्वयं का परीक्षण से संबंधित है। तो यह एक ऐसे प्रक्रिया होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने अंदर स्वयं के चीज़ों को निरीक्षण कर सकता है और उसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। ठीक है, यही आंसर होगा। 59 है, फैसला लेने के सेंस ऑफ पावर को कहते हैं। अगर हम कोई चीज़ फैसला लेते हैं तो वह हमारा सेंस ऑफ पावर होता है। ठीक है, सेंस ऑफ पावर मीन्स आपके विल पावर को कहते हैं, इच्छा शक्ति को कहते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति के अंदर जितना ज़्यादा विल पावर होगा उसका सेंस ऑफ पावर, समझने का जो शक्ति होगा, फैसला लेने का जो उसका अपने अंदर जो क्षमता होगा, वह विल पावर ही व्यक्ति को करवाता है। कोई भी काम विल पावर के अंदर ही आप फैसला लेते हैं। जैसा आपका इच्छा शक्ति होता है वैसा ही आप फैसला लेते हैं। ठीक है, देखते हो या किसी का अगर इच्छा शक्ति कमजोर होता है तो वह पीछे हट जाएगा किसी काम से, वह फैसला नहीं ले पाएगा। ठीक है, 60 है, देश द्वारा उत्पादित कुल आय को क्या कहते हैं? तो एक देश के द्वारा उत्पादित कुल आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जहाँ पे टोटल आय इंक्लूड होता है। ठीक है, 61 है, पदानुक्रम क्षेत्रों में समाज के विभाजन को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए देख लीजिए, पदानुक्रमित क्षेत्रों में समाज के जो विभाजन होता है उसे हम लोग स्ट्राटिफिकेशन, स्तरीकरण कहते हैं, और भारतीय समाज में यह जाति के आधारित जो है स्तरीकरण हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा आज का 61 प्रश्न हो गया। मैंने टोटल 60 प्लस प्रश्न आपको मैं बताया, टोटल 61 प्रश्न मैंने किया, 60 से प्लस यहाँ पे हो चुका है। आप इस प्रश्न को चाहें तो आप nursingyan.com पर जाकर खुद से जो है पढ़ सकते हैं। जीएनएम फर्स्ट ईयर के, ठीक है, जीएनएम फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस के ऑब्जेक्टिव्स वाले में जाकर इसे पढ़ सकते हैं, या सीधा नर्सिंग ज्ञान ओपन कीजिएगा गूगल पर तो आपको रिसेंट पोस्ट में भी देखने को मिल जाएगा। MCQ करके 60 प्लस साइकोलॉजी का MCQ करके देखने को मिल जाएगा। वहाँ से भी इसको जब मन हो तब पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि PDF डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल में रखा है और पढ़े ही नहीं। तो वेबसाइट पर जहाँ भी बैठे रहिएगा, अगर मन करेगा पढ़ने का, वेबसाइट खोलिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, पढ़ने लगिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। धन्यवाद।